गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लोकतंत्र की श्रृंखला में भारत में लोकतंत्र का मूल्यांकन करेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस द इंडियन डेमोक्रेसी इज फेसिंग एंड व्हाट इज द future, or what is the brightness as far as the future of Indian democracy is concerned. We'll talk about that. So let us first talk about the challenges that our democracy is facing. हमारा लोकतंत्र जो है वो चुनौतियां जो किस प्रकार की फेस कर रहा है। सर्वप्रथम सर्व विदित है कि भारतीय लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वो ताकतें हैं, वो फोर्सेस हैं जो भारत की पहचान या भारत की राजनीतिक एकता और अखंडता के बीच में आ जाती हैं या उसके विरोध में आ जाती हैं। और वैसे तत्व हैं क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद। ये ऐसी चुनौतियां हैं जो भारतीय राष्ट्र के एकीकरण में जो है बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। किसी भी राज्य में डेमोक्रेसी की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर एक संविधान हो, एक विधान हो, और विधान के द्वारा दिए गए पहचान, आइडेंटिटी के आधार पर लोगों को उसके अधिकार दिए जाएं और लोग भी जो है जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से उठ करके अपनी पहचान राष्ट्र के साथ जोड़े। परंतु भारत में ऐसा अब तक संभव नहीं हो पाया है। भारत की आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान बना और हमने एक बहुत ही विकसित राजनीतिक व्यवस्था, विकसित राष्ट्रों से लेकर के एक विकसित और बहुत ही डेवलप्ड राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की इस उम्मीद में कि धीरे धीरे हमारी सामाजिक व्यवस्था भी समुन्नत होकर ये राजनीतिक व्यवस्था के समानांतर खड़ी हो जाएगी। परंतु अभी तक जो ट्रेंड रहा है, जो प्रवृत्तियां रही है, उसमें अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। अभी भी लोग राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में जिन तत्वों से अधिक प्रभावित हैं वह है क्षेत्रीय तत्व, चाहे वो भाषा के हों, चाहे वो संस्कृति के हों, चाहे वो विशिष्ट आर्थिक प्रकृति के हों, या फिर जाति हमारे यहाँ एक अभिशाप है जो समाज में मुख्य रूप से समानता के आधार को नकारती है। और एक जाति दूसरे से श्रेष्ठ है, दूसरी जाति से श्रेष्ठ है, एक जाति दूसरे से ऊपर है, और इस तरह समाज में अनेक विभाजक रेखाएं खड़ी कर देती है और भारतवासियों को भारतीय बनने में बहुत बड़ी जो है वो बाधा उत्पन्न कर रही है। उसी प्रकार संप्रदायवाद है, जहाँ लोग अपनी पहचान राष्ट्र से, राज्य से ना जोड़ करके अपने धर्म से जोड़ते हैं, धर्म को प्राथमिकता देते हैं, और जहाँ कहीं भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हित राष्ट्रीय हित से टकराते हैं, दुर्भाग्य से ये लोग क्षेत्रीय हित हो या जाति के हित हो या सांप्रदायिक हित हो, इसको राष्ट्र के हितों के ऊपर रखते हैं। और ये सबसे बड़ी जो है बाधा है। जब तक हम इन बाधाओं से पार नहीं पाते हैं, इनसे विजय नहीं पाते हैं, और जब तक भारतीय क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके अपनी पहचान भारतीय नागरिक के रूप में भारतीय राष्ट्र के साथ एकाकार नहीं कर लेते, तब तक हम भारतीय लोकतंत्र के विकसित स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते। तो पहला तो तत्व है। दूसरा और भी गंभीर तत्व है पृथकवाद और उससे जुड़ा हुआ आतंकवाद। जब भारत आज़ाद हुआ तो हम सभी जानते हैं कि 500 से अधिक रियासतें जो है वह स्वतंत्र थी। उस सभी जो है क्षेत्रों को मिला करके एकीकृत, सुदृढ़, सशक्त भारत बनाने में जो है हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी भूमिका रही, जिसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्र को एकीकृत किया। और जो
अनेकानेक भागों में बटा हुआ था, उसको एक पहचान दी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे क्षेत्र में उस समय भी ऐसी ताकतें बच गई थी, और बाद में धीरे धीरे बहुत क्षेत्रों में, जैसे पंजाब है, कश्मीर है, या पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं, वहाँ पर इस प्रकार के की शक्तियाँ जो है वो फलती फूलती रही हैं, जो किसी भी रूप में भारत के साथ जुड़ करके रहना नहीं चाहते, भारत से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, पृथक करना चाहते हैं। और ये जो स्थिति है हमारे लिए, ये बड़ी जो है चिंताजनक स्थिति है। और केवल ये आंदोलन के स्तर पर यह अपने इस प्रवृत्तियों को सीमित नहीं रखते, बल्कि शक्ति का प्रयोग करके, हिंसा का प्रयोग करके, लोगों को डरा धमका करके, अनुचित साधनों का प्रयोग करके जो है वो शक्ति के माध्यम से जोर जबरदस्ती क्षेत्र को जो है से अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना करते हैं, और इसी प्रकार के स्वप्न वो लोगों में भरते हैं और लोगों को भड़काते हैं, उसे राष्ट्र विरोधी बनाते हैं, भारत विरोधी बनाते हैं। जब तक ऐसी ताकतें रहेंगी तब तक हम जो है चर्चा परिचर्चा के पर आधारित सरकार, या जो है कानून, सामान्य कानून पर आधारित सरकार, या लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने वाली सरकार जैसी सरकार की कल्पना नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से ये ताकतें जो हैं उनसे लड़ने के लिए हमें जो है उन प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करनी पड़ती है जो प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो पृथकवाद, आतंकवाद जैसी समस्याएं भारतीय प्रजातंत्र में एक बड़ा रोड़ा है, एक बड़ी बाधा है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसा कि हमने पहले क्लास में कहा था कि दलीय व्यवस्था, एक स्वस्थ दलीय व्यवस्था जो है किसी भी देश के लिए एक वरदान होती है। वो स्वस्थ दलीय व्यवस्था वहाँ प्रजातंत्र को न केवल संचालित करती है, क्रियान्वित करती है, अपितु वहाँ धीरे धीरे जो प्रजातंत्र की जड़ें हैं उसको बहुत गहरी और मजबूत बनाती हैं। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि दल के लोग जो सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, उन्हें कुछ मर्यादाओं का, कुछ सिद्धांतों का, कुछ आदर्शों का अवश्य पालन करना चाहिए, तभी वो दलीय व्यवस्था हमारे लिए जो है वो वरदान साबित होती है। लेकिन वही दलीय व्यवस्था यदि दलीय जो दोष हैं उससे भरा पूरा हो तो हमारे लिए वह वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाती है। और भारत में ऐसी ही जो है चीज़ें हो रही है। भारत में अनेक दलों की भरमार है, असंख्य दलों की भरमार है, लोगों को पता ही नहीं चलता कितने दल हैं। हर एक क्षेत्र में जो है दल ही दल है, और ये दलों की जो मशरूमिंग है, दलों की जो बहुतायत है, वो लोगों के लिए विकल्प न पैदा करके बल्कि लोगों को भ्रमित करने का अधिक काम करती है। दलीय व्यवस्था जो हमारे देश में है वो अनुशासनहीनता उसमें अत्यधिक है। कोई अनुशासन नहीं है, नेताओं के प्रति लोगों का विश्वास नहीं रहा है, लोगों की आस्था उठती जा रही है। चूंकि एक नेता आज एक दल में है, दूसरे दल में है, कल तीसरे दल में है, इस तरह से दल बदल जो है कि प्रवृत्ति इतनी भयावह है कि इसको रोकने के लिए 85 में एंटी डिफेक्शन लॉ जो भारतीय संविधान के 10वें अनुच्छेद में जोड़ा गया है उसको लाया गया, और उसके आधार पर कुछ लगाम लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब भी ये समस्या इतनी गंभीर है कि ये जो है हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। प्रजातंत्र को के मार्ग में ये बड़ी बड़ी जो है बड़ी बाधा के रूप में जो हमारे सामने आ रही है। तीसरी चीज़ जो है दलों में नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद का बोलबाला है। हर एक व्यक्ति जो किसी दल में किसी पद पर आसीन हो जाता है उसके बाद उनकी यही प्रयास है कि वो एन के एन प्रकार अपने ही परिवार के सदस्यों को जो है वह जो है राजनीति में लाए, उसे पद दे, उसे उसे टिकट दिलाए और चुनाव में खड़ा करें और उसे जीत दिलाए। चूंकि यहाँ पर राजनीति एक व्यवसाय बन गई है, राजनीति एक व्यवसाय के रूप में देखा जाता है, राजनीति सेवा के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इसलिए राजनीति एक प्रोफेशन के रूप में यहाँ बन गया है, और ये किसी भी प्रजातंत्र के लिए बहुत ही घातक स्थिति है। एक और महत्वपूर्ण चीज, जिस प्रजातंत्र को क्रियान्वित करने के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ है, उस राजनीतिक दलों में भारत में प्राय सभी राजनीतिक दलों में देखेंगे कि उसमें आंतरिक प्रजातंत्र का अभाव है।
और जब स्वयं में ही प्रजातांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया जा सकता, तो फिर वह जो है सार्वजनिक जीवन में या दूसरों के साथ जो है किस प्रकार से लोकतांत्रिक परंपराओं का, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करेंगे। ये एक बड़ी जो है बड़ी बाधा है, बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से भारत में प्रजातंत्र के मार्ग में जो है एक बड़ी बाधा दलीय प्रणाली की गंभीर समस्या है। यहाँ पर दलीय प्रणाली ने प्रजातंत्र को विकसित और सुदृढ़ करने के बजाय उसे कमजोर और उसमें गंभीर बीमारियां पैदा करने का काम अधिक किया है। जो कि यहाँ पर राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता के लिए कम और राष्ट्र के विभाजन के लिए ज़्यादा काम करते रहे हैं। यहाँ पर हर एक भिन्नता, वैसे तो कही जाती है कि जो है भारत भिन्नता में एकता का देश है, परंतु यहाँ पर हर एक भिन्नता को जो है समाज में विभाजक रेखा के रूप में समाज को तोड़ने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो बहुत ही गंभीर स्थिति है। इस पर जो है रोक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। एक और समस्या है कि भारत में लोकतांत्रिक परंपरा का अभाव रहा है। भारत में जब जब आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलने के बाद जो हमारे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हम वो जो नेतृत्व था, वो जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत था और उन लोगों की प्रतिबद्धता जो है राजनीतिक मूल्यों के प्रति थी, राजनीतिक संस्थाओं के प्रति थी। इसी के कारण जो है भारत में जो है अन्य व्यवस्था की तुलना में प्रजातंत्र को ज़्यादा बेहतर माना गया और प्रजातंत्र को स्थापित करने का काम किया। परंतु आम जन में लोकतांत्रिक भावना नहीं पाई जाती, लोकतंत्र के प्रति जागरूकता नहीं पाई जाती, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता नहीं पाई जाती। कभी भी हम जो है लोकतंत्र के गुणों को समझने का प्रयास नहीं करते। इसके लिए जन जागरूकता जो है वो देखने को नहीं मिलती है। और कहीं भी, जहाँ कहीं भी जो है राजनीतिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, या जब कभी भी जो है प्रजातंत्र पर संकट आता है, तब जिस प्रकार का उत्साह और जिस 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 प्रकार की उत्तेजना उसे बचाने के लिए होनी चाहिए, वह जो है भारतीय व्यवस्था में दिखाई नहीं देती। इसलिए भी यहाँ प्रजातंत्र के प्रति जो खतरे हैं वो कभी कभी बहुत डराने वाले होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की परंपरा का अभाव रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसको जो है पाटने की आवश्यकता है, या जिस पर काम करने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर नागरिक स्वतंत्रताओं की घोषणा तो है, लोगों को नागरिक अधिकार संविधान, लिखित संविधान के द्वारा दिए गए हैं और उसको जो है संरक्षण भी प्रदान किया गया है। न्यायपालिका को अधिकृत भी किया गया है कि इसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे दूर करके नागरिकों को अधिकार दिलाए। परंतु यहाँ पर इन स्वतंत्रता पर लगातार दबाव बना हुआ है। बहुत सारी समस्याएं, जातिवाद की, संप्रदायवाद की या आतंकवाद की जो समस्या है, उनको हथियार बना करके कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सत्ता में आने का प्रयास करती है या सत्ता में आती हैं, तो वो कुछ ऐसे कानून के निर्माण के पक्ष में होती हैं जो सामान्य रूप से नागरिक स्वतंत्रताओं को छीनने की दिशा में कदम होता है। तो और दूसरी ओर नागरिकों में या जन सामान्य में अपने स्वतंत्रता को, अपने स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर के इतनी जागरूकता नहीं, इतनी प्रतिबद्धता नहीं है कि वह सामने आकर के जो है वह उनको बचाने का काम कर सके। इसी प्रकार से जो है भारत में न्यायपालिका पर भी बहुत दबाव है। न्यायपालिका, एक तो बहुत सारे जो है विवाद न्यायपालिका में आए हुए, बहुत सारे विवाद पेंडिंग हैं, इसलिए भी न्यायपालिका पर दबाव है। और प्लस दूसरी चीज़ें हैं कि न्यायपालिका को जो दायित्व दिया गया है कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, उसमें जो है न्यायपालिका जो है बहुत कुछ करती हुई दिखाई नहीं देती, बल्कि इसमें जो कार्यपालिका है वो हावी दिखाई देती है। कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली दिखाई देती है और कार्यपालिका को रोकने में या संतुलित करने में न्यायपालिका बहुत सफल होती हुई दिखाई नहीं देती। तो ये भी एक गंभीर समस्या है, चूँकि सफल प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों संस्थाओं को जो है संविधान के द्वारा जो मर्यादा निर्धारित की गई है उस मर्यादा के भीतर रखा जाए और किसी भी परिस्थिति में उनको जो है
वह उस मर्यादा का उल्लंघन न करने दिया जाए। और ये दायित्व जो है वो सशक्त न्यायपालिका का है। हमारे यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका तो है, परंतु वो उतनी सशक्त दिखाई नहीं पड़ती जो कार्यपालिका और विधायिका को रोक सके। एक और गंभीर समस्या और आज के दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है कि एक प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्वस्थ और स्वतंत्र जो है संचार व्यवस्था की आवश्यकता होती है। लेकिन एक ओर जहाँ बहुत सारे संचार की जो व्यवस्था है वो सरकार के नियंत्रण में है, और दूसरी ओर जो जो स्वतंत्र मीडिया जिसको कहते हैं वो स्वतंत्र मीडिया ना करके वो पक्षपाती मीडिया हो गई है, वो सरकार के पक्ष और विपक्ष में खड़ी हो गई है। और ऐसी परिस्थिति में जो है किसी भी विषय पर जो है न्यायोचित या संतुलित विचार जो है जनता तक पहुंचाने में वह जो है सफल नहीं हो रही है, सक्षम नहीं हो रही है। और इसके कारण जो है नागरिकों में एक स्वस्थ जनमत का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है। तो जब जनमत निर्माण के साधन पक्षपाती हो जाते हैं तो जो है प्रजातंत्र के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दिनों में जो है मीडिया जिसे और अधिक स्वतंत्र होना चाहिए वो आज के दिनों में किसी न किसी पक्ष में झुकी हुई दिखाई दे रही है, और ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत गंभीर समस्या है। एक और चीज़ है, शिक्षा की जो स्थिति है भारत में वो निरंतर बेहतर होने के बजाय खराब होती जा रही है। शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, और शिक्षा का स्तर गिरने से जो एक शिक्षित एक जागरूक नागरिक समूह की जो संभावना है वो जो है कम होती जा रही है। हम ये जानते हैं कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक शिक्षित जनमानस हो, शिक्षित नागरिक का समूह हो, और ये जितना जो है इसका जितना विस्तार होगा प्रजातंत्र उतना ही मजबूत होगा। लेकिन हमारे देश में लगातार शिक्षा के गिरते हुए स्तर ये इसके समक्ष चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। एक और गंभीर जो समस्या हमारे सामने देखने को आ रही है और प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है वह है आर्थिक समस्या है। लगातार हमारे यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, स्वास्थ्य की असुविधा, ये चीज़ समस्याएं तो पहले से थी। आज के दिनों में रोजगार की समस्या, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ी है कि वह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। ये आर्थिक असमानता लोगों में बेचैनी पैदा कर रही है। बेरोजगारी जो है वो युवाओं को साल रही है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना है। और निश्चित रूप से यदि ये तुरंत इस तरह की समस्याएं जो है हल नहीं हुई तो फिर जो है प्रजातंत्र को कंटिन्यू करना, बचाए रखना और उसको मजबूत करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो भारत में लगातार बढ़ती आर्थिक समस्याएं और लगातार अर्थव्यवस्था का गिरता स्तर जो है हमारे लिए समस्या पैदा कर रहा है, प्रजातंत्र के लिए समस्या पैदा कर रहा है और प्रजातंत्र के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रहा है। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों के साथ हमारे रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, खासकर पाकिस्तान, चीन के सामने ये जो परिस्थितियां हैं उसे निपटने के लिए जो है कार्यपालिका को अत्यधिक सतर्क रहना है, अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और इस तरह के संकट जब भी आते हैं तो प्रजातंत्र के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं। हम जानते हैं कि आपातकाल जो है वह प्रजातंत्र के लिए सुखद स्थिति नहीं होती। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है आस पड़ोस से खतरा वह भी जो है प्रजातंत्र के समक्ष एक चुनौती पेश कर रहा है। लेकिन सारी चुनौतियों का अर्थ ये नहीं है कि भारत में प्रजातंत्र का भविष्य नहीं है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में और इर्द गिर्द जो है पड़ोसी राज्यों में या संसार के अन्य भाग में जो विकासशील राष्ट्र थे सभी जगह जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं बनी, परंतु इन बहुत सारे देशों में जो है थोड़े थोड़े समय के बाद जो है प्रजातंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और वहाँ प्रजातंत्र समाप्त हो गया। लेकिन भारत लगातार 1952 में पहला इलेक्शन हुआ है और लगातार जो है हम 15वें जो है आम चुनाव तक पहुँचे हैं और हर बार जो है हमने चुनाव को सफलतापूर्वक निष्पक्ष रूप से जो है संपादित कराया है। तो हमारे यहाँ जो है एक परंपरा जो है वो लगातार सुदृढ़ होती जा रही है और हम चुनाव नियत समय पे कराते रहे हैं।
चुनाव में विकल्प जो है लोगों के पास उपस्थित रहे हैं, और चुनाव के द्वारा दिए गए परिणाम को सहज रूप से जो है लोगों ने स्वीकार किया, राजनीतिक दल ने स्वीकार किया है, लोगों ने स्वीकार किया है, उसके औचित्य को स्वीकारा है। और ये चुनाव कराने वाली जो संस्था है वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम रही है। लोगों का विश्वास निरंतर जो है ऐसी संस्था के प्रति बढ़ता रहा है। और दूसरी समस्याएं जो सामाजिक असमानताएं हैं, जो आर्थिक विषमताएं हैं, इन समस्याओं को भी लगातार दूर करने की कोशिश की जा रही है, सुधार करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ से हम बहुत आगे आए हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमने ढूंढा है। और इसका परिणाम ये है कि धीरे धीरे लोगों की आस्था जो है वो प्रजातंत्र में बढ़ रही है। वो दूसरे व्यवस्था से तुलना करने पर भी पाते हैं कि हमारे लिए जो विकल्प है वो प्रजातंत्र में ही उपलब्ध है। इसलिए प्रजातंत्र का भविष्य भारत में जो है वह बहुत उज्जवल है। लोग जो है प्रजातंत्र को ही अपनी व्यवस्था मानते हैं। प्रजातंत्र के मूल्यों में यकीन, बहुत सारी समस्याएं भले ही हैं उन, परंतु उसके बावजूद लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में अडिग है। और लगातार जो है वो समस्याएं जो प्रजातंत्र के लिए बाधा उत्पन्न कर रही हैं उनमें सुधार करने की लगातार कोशिश की जा रही है। सुधारवादी जो है प्रयास वो लगातार चल रहे हैं। और यही जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रजातंत्र के लिए उम्मीद की किरण है। उम्मीद पैदा करते हैं कि हम जो है आने वाले समय में एक विकसित प्रजातंत्र अवश्य बनेंगे, और जो है एक सफल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो है जीवन यापन करने में सक्षम होंगे। आज इतना ही।